अरे धूप में बैठे बैठे अखबार में क्या देख रहे हो आप? अरे नौकरी चली गई है, क्या करें। नौकरी देख रहे हैं पेपर में, कुछ तो नौकरी मिल जाए। कौन से जमाने में जी रहे हो? आज के जमाने में अखबार में नौकरी, फोन उठाओ, नौकरी.com को बटन दबाओ। अच्छा, चलो देखते हैं Naukri.com को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि आज होने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसकी आप लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन प्योर प्ले इंटरनेट कंपनी इन्फो एज की। और अपने आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी को 5 की पॉइंट के जरिए जानेंगे। तो क्या है वो की पॉइंट? पहला, कंपनी इंट्रो। दूसरा, कंपनी रेवेन्यू मॉडल। तीसरा, कंपनी के फाइनेंशियल, प्राइस चार्ट और पीयर एनालिसिस। चौथा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। पांचवा, प्रॉज एंड कॉन्स। तो दोस्तों 1995 में संजीव बिखचंदानी जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। बट क्या आप इस शुरुआत के पीछे के आइडिया को जानते हैं? शायद नहीं। तो दोस्तों 90s के दौर में सुबह की शुरुआत कैसे होती थी? सुबह की ताज़ा हवा, एक हाथ में गर्मा गर्म चाय और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर, राइट। बट मसालेदार खबरों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज यंगस्टर के लिए हुआ करता था वो था जॉब सर्च वाला पेज, क्योंकि उस वक्त कहाँ हम इंटरनेट जैसी सुविधाओं को तलाश पाते, और जैसा कि आज है। और ऐसे में नौकरी ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट तरीका अखबार के अलावा कोई दूसरा नहीं था। इसके अलावा घर के बड़े बुजुर्ग मैट्रिमोनियल वाला पेज भी खोल के बैठे रहते थे, जहां से शादियां ढूंढने में उन्हें आसानी होती थी। करेक्ट बोल रहा हूं ना? अब इन्हीं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा संजीव जी ने, जिन्होंने न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड जॉब एडवर्टाइजमेंट को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने का सोचा, और वहीं से शुरुआत हुई Naukri.com की। अब आप सोचिए, जब इंडिया में महज 10 से 15 हज़ार लोगों के पास इंटरनेट हुआ करता था और .com अपने पैर पसार ही रहा था, ऐसे में टेक बिजनेस की हवा को बखूबी इन्होंने समझा। और आज देखिए ये कंपनी किस मुकाम पर है। कंपनी के बिजनेस को थोड़ा और डेप्थ में समझने के लिए 1998 में इन्होंने अपने मैट्रिमोनियल वेबसाइट जीवनसाथी.com की शुरुआत की। 2005 में 99acre.com की, जो एक रियल एस्टेट डेटाबेस वेबसाइट है जहां से आप घर बैठे आराम से मोबाइल पर प्रॉपर्टीज सर्च कर सकते हैं। और लास्ट में आता है शिक्षा.com, जो कि एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिसकी शुरुआत 2008 में हुई। वहीं अब अगर हम इनकी लिस्टिंग की बात करें तो 2006 में नौकरी नाम से इन्फो एज पब्लिक हुई थी। अच्छा, तो क्या आप फूडी बे को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, आई एम श्योर। तो फूडी बे और कोई नहीं बल्कि जोमेटो का पुराना नाम है, और इन्फो एज उस टाइम से जोमेटो के इन्वेस्टर के रूप में जुड़ा हुआ है। और जब इसे फूडी बे के नाम से जाना जाता था, अब जब इन्वेस्टर शब्द का इस्तेमाल हो ही गया है तो इन्फो एज को रिस्पेक्ट में तो यहाँ ये बता दूं कि सितंबर 2020 तक इन्फो एज का 23 कंपनियों में स्टेक है। और जब इन्फोएज को जान गए हैं तो चलिए इनके रेवेन्यू मॉडल से आपका परिचय करा देते हैं। लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं थी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। रेवेन्यू मॉडल तो दोस्तों इन्फोएज के रेवेन्यू मॉडल अपने ऑनलाइन सर्विसेज जैसे रिक्रूटमेंट, प्रॉपर्टीज, मैट्रिमोनियल, एजुकेशन, क्लासिफाइड पोर्टल और एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन से मिलने वाले फी के थ्रू आता है, जहां कंपनी का 70% के आसपास रेवेन्यू जॉब पोर्टल Naukri.com से आता है। इनके फाइनेंशियल को समझने के लिए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 2017, 18, 19, 20 लगातार रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन अगर नेट इनकम की बात करें तो 17 में लॉस था, जो कि करोड़ में फिगर है। लेकिन 18, 19 में ग्रोथ दिखा, दिसंबर में लॉस है। जहां पे हमें अगर इसको बेहतर समझना हो, चूंकि अभी कोरोना का इम्पैक्ट भी हिट आया, तो हम अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो एक बड़ा ही सरप्राइज मॉडल पाएंगे। क्या? सितंबर 2019 के नेट इनकम में लॉस था, दिसंबर 2019 के नेट इनकम में लॉस था, लेकिन मार्च 2020 प्रॉफिट, जून 2020 प्रॉफिट और सितंबर 2020
कमाल धमाल प्रॉफिट। क्यों? लोगों के जॉब गए, लोग जॉब सर्च में लग गए, यानी इनकी दुकानदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई। साथ में अगर आप गौर करो तो इनका लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो है, हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। वहीं पर अगर प्राइस चार्ट को देखें तो आप ये पाओगे कि मार्च के कोरोना के टाइम में इन्होंने लो लगाया था, लेकिन उसके बाद जो ये पलट के भी नहीं देखा। मार्च का लो इनका 1581 का था और उसके बाद 5880, क्योंकि फाइनेंशियल मैंने आपको बता दी है कि लोगों की नौकरी गई और इनकी दुकानदारी चल निकली क्योंकि लोग जॉब सर्च की तलाश में थे। अब पीयर एनालिसिस, अगर ईमानदारी से देखा जाए, जो मेरा नज़रिया है, शायद हो सकता है बहुत लोग मेरे नज़रिए से सहमत ना हो, लेकिन सबका अपना अपना नज़रिया होता है और मेरा नज़रिया देना मेरा काम है। जब इनका रेवेन्यू मैक्सिमम Naukri.com से आता है और लिस्टेड में है, वहां पे इस तरह की लिस्टेड कंपनी अगर ईमानदारी से देखी जाए 100% इस मॉडल पर कौन सी दूसरी है जो इस तरीके से काम कर रही है? तो मेरी नज़र में कोई और नहीं। दैट्स द बिग रीजन जहां पे मुझे लगता है कि पीयर एनालिसिस के नजरिए से अगर आप किसी वेबसाइट पे सर्च करोगे, कहीं भी सर्च करोगे, तो इन्फोएज के सामने में इंडिया मार्ट खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है, इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है और रेवेन्यू आने का तरीका सेम है, बट बिजनेस मॉडल अलग है। तो मुझे पर्सनली यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ही नासमझी लगती है। जहाँ पे यस जस्ट डायल से भी कंपेयर कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है इंडिया मार्ट और जस्ट डायल को कंपेयर कर देना ज़्यादा अकलमंदी है, लेकिन इन्फोएज के साथ उसको कंपेयर करना मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं से अकलमंदी नहीं है। आपकी क्या है राय? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जब सब देख लिया, समझ लिया, तो आइए जरा इनके फ्यूचर को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बीते साल जनवरी में इन्फोएज ने न्यू इंटरनेट स्टार्टअप को बैकअप करने के लिए सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी सेकंड इन्फोएज 100 करोड़ वेंचर फंड की शुरुआत की थी और इस फंड को स्पॉन्सर कर रही थी स्मार्ट वेव इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि इन्फोएज की होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो दोस्तों, इस वेंचर से इन्फोएज ने अपनी मंशा एकदम साफ कर दी थी कि अगर किसी स्टार्टअप में पोटेंशियल है, जज्बा है, तो भैया ये फिर सबके स्टेक खरीदने में पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा अभी बीते महीने में सिंगापुर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फर्म टेमसेक ने अपने होली ओन्ड सब्सिडरी मैक्रिची इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू इन्फोएज के इस वेंचर में 350 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। इस खबर को अगर सिंपल शब्दों में डिफाइन करें तो ये इन्फोएज के न्यू वेंचर के लिए सोने पे सुहागा है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को इस वेंचर के थ्रू और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो दोस्तों, जब से ये वेंचर शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इन्फोएज ने ई कॉमर्स, डिजिटल मीडिया, फिनटेक, एजुकेटेक, हेल्थ टेक वगैरह के कुल 9 अर्ली एज स्टार्टअप को फंड किया है और इन स्टार्टअप का नाम आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। यानी अगर इनके इतिहास से कुछ पुराने पन्ने निकालें तो यहाँ हमें पॉलिसी बाजार, जोमेटो, अड्डा 247 जैसे और भी नाम हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिन्हें इन्फोएज ने बैक किया है। वहीं पॉलिसी बाजार और जोमेटो के तो ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल जोमेटो और पॉलिसी बाजार के आईपीओ भी आ रहे हैं। ऐसे में जोमेटो के आईपीओ लॉन्च से इन्फोएज को काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है, और हो भी क्यों ना भैया, स्टेक जो है इनका। और कुछ हफ्ते पहले जोमेटो के आईपीओ न्यूज़ से इन्फोएज के शेयर कैसे रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए, ये तो आपको मैंने चार्ट में उस समय दिखाई ही दिया। इसके अलावा अभी के बजट में जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्टार्टअप पे पूरा ध्यान रखा है और जहां उन्हें ईजी फंडिंग की है, कैपिटल गेन्स पर टैक्स इंसेंटिव, साथ ही टैक्स हॉलीडे क्लेम करने के लिए जो एक्सटेंशन जैसी सुविधा दी गई है, ऐसे में इन्फोएज की इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये भी तो स्टार्टअप को फंडिंग कर रहे हैं। मानेंगे ना इस बात को? अब चलते हैं बॉटम लाइन पर, जहां हम प्रोज के साथ साथ कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप कंक्लूजन को निकाल सके। दोस्तों, यहाँ सारा मुद्दा एक ही बात पर डिपेंड करता है कि जिन्हें ये फंड कर रहे हैं, जिन्हें ये बैकअप दे रहे हैं, वो स्टार्टअप कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अगर स्टार्टअप डूबता है तो इनके पैसे भी डूबेंगे और इनके साथ साथ सीधा सीधा नुकसान होने वाला है हमें और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर को। बट अगर हम केवल इन्फोएज को देखें तो भैया, इनका Naukri.com कोरोना काल में लाखों लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम किया और इसका एग्जाम्पल हम इनके फाइनेंशियल पर देख चुके हैं। इसके अलावा फूडटेक यूनिकॉर्न जोमेटो का आईपीओ लॉन्च से भी इन्फोएज के
इन्वेस्टर मालामाल होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों रिस्क और रिवार्ड दोनों ही फैक्टर एक साथ दिख रहे हैं। जहां स्टार्टअप के डूबने का रिस्क है, वहीं फैक्टर दूसरे उनको रिवॉर्ड का भी इशारा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, रिस्क में इश्क है या फिर इश्क से रिस्क है? आप भी हमें बताएं। जहां तक मेरी बात आती है, मैंने हमेशा इस शेयर को सपोर्ट किया है। मेरे लिए ये स्टॉक हमेशा गोल्डन रहा है, जिसके बारे में मैंने कई बार वीडियो बनाई है। और मेरी तरफ से कभी भी किसी भी रीजन से जब भी इसमें डीप लगता है, आप बिल्कुल अपनी पोजीशन लेकर रखें। और बाकी कौन कौन से लोग हैं जो हमारी सलाह पे इन्वेस्टमेंट करके इन्फोइज में बैठे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मार्च के कोरोना काल में जब इसमें लो लगा था तो ये स्टॉक हमने आपको दिया था। लाइक कमेंट शेयर करके प्यार वाला दीजिए, भाई वाला प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।